हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का आर.एन.टी स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ी जनरल बात कर लेते हैं कि आगे आप लोगों को किस तरीके से अपनी तैयारी करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से जो आप लोगों के सितंबर में स्कूल खुलना थे वो भी अब नहीं खुलना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि आगे की पढ़ाई आप लोगों को ऑनलाइन ही करना है। या तो आप व्हाट्सअप के जरिए कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उसी के तहत मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू मैथ्स और फिजिक्स के वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो देखें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। और आज की क्लास में हम लोग 12 फिजिक्स से चैप्टर 3 से बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। वैसे प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ होता है विरोध करना, और प्रतिरोध किसी चालक में बनता है, क्योंकि चालक में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। और अगर चालक उस धारा का विरोध करता है या उसके मार्ग में रुकावट डालता है तो हम क्या कहेंगे, उसका प्रतिरोध कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी चालक द्वारा धारा का विरोध करना या उसके मार्ग में रुकावट डालना उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अभी आगे हम लोग इसका फार्मूला क्या बनता है उसकी बात करेंगे। तो फार्मूला इसका ओम के नियम से बनेगा, ओम के नियम से। और ओम का नियम होता है कि किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध का फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक नियतांक जुड़ेगा R, जिसे हम प्रतिरोध कहेंगे, और यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, V के अपॉन में I। तो ये जो R होता है यही उस चालक का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। तो यहाँ पे प्रतिरोध की एक डेफिनेशन और बन सकती है कि किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को एक डेफिनेशन और मिल सकती है, वो भी आप लोग अच्छे से नोट कर लें। आगे हम बात करेंगे इसके एसआई मात्रक की, कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ये ओम साइंटिस्ट ने दिया था और उसी के नाम पे उसने रखा था ओम, जिसका संकेत होता है ओमेगा। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं। ये इसका संकेत होता है। या तो हम ओम लिख सकते हैं या फिर ये संकेत बना सकते हैं। तो ऐसा ही मात्रक क्या बना, इसका ओम बना। आगे हम लोग बात करेंगे कि एक ओम क्या होता है, एक ओम की डेफिनेशन क्या होती है। तो आगे मैं आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ कि एक ओम क्या होता है। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, जो R वाला जो फार्मूला होता है V के अपॉन में I, इसी से हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे अगर V मतलब विभवांतर को 1 वोल्ट और जो धारा प्रवाहित होती है उसको 1 एम्पियर मान लें। क्या मान लें, 1 एम्पियर। दोनों वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं इस फॉर्मूले में तो R इक्वल आता है 1 वोल्ट के अपॉन में आएगा 1 एम्पियर, और 1 वोल्ट के अपॉन में 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 ओम। तो यहाँ से 1 ओम प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी, वो आप लोग देखें। किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक के प्रतिरोध को 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं। एक बार और सुने आप लोग, किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उस चालक के सिरों के मध्य 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, या उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक के प्रतिरोध को 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं। इस तरीके से आप लोग 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी अच्छे से बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके विमीय सूत्र की, कि इसका विमीय सूत्र क्या बनता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट एक नंबर में विमीय सूत्र और ऐसा ही मात्रक पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे विमीय सूत्र की, और विमीय सूत्र हम बनाएंगे इस फार्मूले से। R इक्वल होता है V के अपॉन में I। यहाँ पे जो V जो होता है, V मतलब विभवांतर जो होता है वो कार्य के बटे में आवेश होता है।
मैं स्मॉल क्यू ले रहा हूँ, आवेश कैपिटल भी हो सकता है। विभवांतर का मतलब होता है कार्य बटे आवेश। ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो R इक्वल में आएगा W के अपॉन में Q और उसके अपॉन में क्या आएगा, I आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें W के अपॉन में ये Q कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इंटू I रहेगा। अभी फिर से जो है आवेश का मतलब होता है धारा गुणित समय होता है। Q का मतलब यहाँ पे आवेश होता है, इसका मतलब धारा मतलब I गुणित समय T होता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे तो ये W के अपॉन में क्या मिलेगा हम लोगों को, धारा को हम I से डिनोट करेंगे, इंटू समय T आएगा और इंटू I यहाँ पे धारा चल रहा है। तो R इक्वल क्या मिलेगा यहाँ पे, W के अपॉन में I स्क्वायर इंटू T मिलेगा, है ना। I का I से मल्टीप्लाई होगा तो I स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इस तरीके से इस फार्मूले को यहाँ से R इक्वल V अपॉन I से हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। और अभी यहाँ से हम लोग विमीय सूत्र बनाएंगे कि क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ से अगर विमीय सूत्र बनाते हैं हम लोग तो W का विमीय सूत्र होता है कार्य का M L स्क्वायर T की पावर -2, इसके अपॉन में अगर धारा की बात करते हैं तो धारा को एम्पियर में नापा जाता है और एम्पियर के लिए क्या आता है, A आता है। तो ये बनेगा A का स्क्वायर बनेगा, इंटू समय की विमा फिर से क्या होती है, T होती है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो M से स्टार्ट करेंगे, M L स्क्वायर भी आना है, ये T कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो T की पावर -2 और T की पावर -1 जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा T की पावर -3। ऐसे कैसे A की पावर 2 जो है ऊपर जाएगा तो ये A की पावर -2 बनेगा। और यही हम लोगों का बनेगा इस मतलब प्रतिरोध का फाइनली विमीय सूत्र बनना है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिनसे प्रतिरोध कम ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है। तो वो हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने के पहले हम लोगों को एक प्रतिरोध का फार्मूला यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए जो कि ओम के नियम से बनता है। तो सबसे पहले मैं वो फार्मूला यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जो होता है R इक्वल में M स्मॉल l के अपॉन में N E स्क्वायर A और टाउ होता है। तो ये फार्मूला ओम के नियम से बनता है, हम लोगों को बनाना नहीं है, बस इस फार्मूले का उपयोग करते हुए हम लोगों को ये देखना है कि किस तरीके से किसी चालक का प्रतिरोध जो है प्रभावित होता है और किन किन कारकों से प्रभावित होता है, वो हम लोग यहाँ से अच्छे से समझने वाले। तो अभी इस फार्मूले में जितने भी संकेत आए हुए हैं उनका अर्थ हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे एम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और किसी चालक में धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो धारा का अच्छा चालक होता है। तो जो उसमें धारा प्रवाहित होती है चालक में वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ पे जो एम होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ऐसा कैसे ई जो होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अभी ये दोनों जो होते हैं नियत होते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी नियत होता है, फिक्स होता है। वैसे कैसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये दोनों तो क्या होते हैं, नियत होते हैं, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है क्योंकि इनकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होगी। तो अभी प्रभावित करने वाले कारक कैसे बनेंगे वो हम आगे बात करेंगे। तो मैं आगे इसमें एल नोट कर रहा हूँ और एल होता है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। अभी देखिए इस फार्मूले से अगर हम लोग देखते हैं तो R और L में क्या रिलेशन बन रहा है, क्या संबंध बन रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में नोट कर रहा हूँ। R को अगर देखा जाए तो R यहाँ पे समानुपाती किसके हैं, L के हैं। तो ये हम लोगों को पहला संबंध मिला कि किस तरीके से L से R प्रभावित होगा। सेकेंड अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो वो मैं A से बात कर रहा हूँ, सेकेंड A लेंगे और A जो होता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल। अभी देखिए क्षेत्रफल और उसमें प्रतिरोध में क्या संबंध है। तो यहाँ पे ए क्या आ रहा है, नीचे आ रहा, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, आर व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, मतलब ए के। तो यहाँ से किस प्रकार से प्रभावित होगा हम आगे समझने वाले हैं। फिर तीसरा मैं यहाँ पे एन से बता रहा हूँ और एन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसके कारण चालक में धारा प्रवाहित होती है। जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें धारा उतनी अच्छे से प्रभावित होगी। तो एन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रतिरोध में यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं तो ये भी क्या आ रहा है, बटे में आ रहा है, मतलब यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती बनेगा। तो आर किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, एन के होगा। अभी लास्ट पॉइंट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे टाउ से, इसको हम लोग टाउ पढ़ते हैं। और टाउ होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल, या तो श्रांति काल बोल सकते हैं या विश्रांति काल बोल सकते हैं अपन।
श्रांति काल होता है। तो ये इस तरीके से, अब यहाँ पे रिलेशन देखें आप लोग क्या बन रहा है, रिलेशन हम बात करेंगे तो ये भी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से रिलेशन बनेगा, जो प्रतिरोध होगा वो टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अभी हम लोग इन 4 पॉइंट से, क्योंकि ये दो तो नियत होते हैं, द्रव्यमान और आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नियत होता है, तो उनसे कोई चेंज नहीं होना है, मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं। तो इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोग आगे अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पॉइंट से बात करता हूँ, तो वो बनेगा चालक की लंबाई। चालक की लंबाई, तो देखिए यहाँ पे चालक की लंबाई से क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ से अगर हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट तो क्या बनेगा कि चालक की लंबाई जो है प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो यहाँ हम क्या नोट करेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यहाँ पे हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं R अनुक्रमानुपाती L, जिसके कारण चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। यही कारण है कि लंबे चालक में धारा का प्रतिरोध ज़्यादा होता है और छोटे चालक में धारा का प्रतिरोध कम होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने अच्छे से समझा। अभी सेकेंड पॉइंट देखें। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ क्षेत्रफल से बात करेंगे, तो ये बनेगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसके, चालक का क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अभी यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन जो लिखा है उसमें ए जो है व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, किसके, आर के। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अगर ए का मान बढ़ेगा तो आर का मान कम होगा, है ना। जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान कम होता है। अभी अनुप्रस्थ काट क्या होता है वो हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। मैं यहाँ पे एक चालक तार ले रहा हूँ, ये इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पे एक चालक तार बनाया है ना। तो इसमें ये भी इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद रहेगा, ये भी रहेगा। बीच में अगर ये हिस्सा मैंने काट लिया है तो ये भी क्या रहेगा, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहेगा, जिसे हम लोग कहेंगे ए। तो ये क्षेत्रफल बढ़ने से, मतलब उसकी चौड़ाई बढ़ने से, उसका एरिया बढ़ने से उसमें धारा का विरोध कम होगा। अभी जैसे इस मार्कर की बात करता हूं मैं, तो इसमें ये जो सिरा दिख रहा है आप लोगों को, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अगर मैं इसको काट के अलग सिरा निकाल लेता हूं तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल के फॉर्म में बनेगा। तो इसको हम बोलेंगे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जैसे जैसे तार अगर मोटा होगा वहाँ पे धारा का विरोध कम होगा, और तार अगर पतला होगा तो वहाँ पे धारा का विरोध ज़्यादा होगा। मतलब वो एक ही बात कर रहा है, एरिया बढ़ेगा उस चालक का तो वहाँ पे विरोध कम होगा, और एरिया अगर कम होगा तो वहाँ पे विरोध बढ़ेगा, मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अगला पॉइंट हम बात करेंगे, तीसरा पॉइंट। यहाँ पे हम लोगों ने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब यहाँ पे है उसकी चालक की प्रकृति से है। अगर चालक की प्रकृति अच्छी होगी तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब वो धारा का विरोध कम करेगा। तो यहाँ पे सीधा जो तीसरा पॉइंट हम बनाएंगे वो चालक की प्रकृति बनाएंगे, चालक की प्रकृति। और चालक की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ हम नोट करेंगे कि यदि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें उसके प्रतिरोध का मान कम होगा, मतलब वो धारा का विरोध कम होगा। तो यहाँ हम ये स्टेटमेंट भी नोट कर सकते हैं कि अर्थात करके R व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/n। ऐसा कैसे, यहाँ भी नोट कर सकते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/n में ए आएगा। तो यहाँ हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्या बनेगा। यदि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो उस चालक के प्रतिरोध का मान कम होता है, मतलब वो उसकी प्रकृति अगर अच्छी होगी तो वो धारा का विरोध कम करेगा। तो यहाँ पे चालक की प्रकृति का सीधा संबंध हुआ उसकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो ये भी आप लोग अच्छे से क्लियर करें पॉइंट। अभी चौथे पॉइंट की बात करेंगे। तो चौथा पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल लिखा है, लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे ताप पर। किस पे बात करेंगे, किसी चालक के ताप बढ़ाने या घटाने से उस चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोगों को उस इलेक्ट्रॉन का या मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल समझना जरूरी है। वो श्रांति काल का मतलब यहाँ पे होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस वेग से गति कर रहा है। अगर उसका वेग बढ़ेगा तो श्रांति काल का मान कम होगा, और श्रांति काल का मान कम होगा तो इस फार्मूले से जो है प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं कि 1/n में R 1/n में क्या आएगा, टाउ आएगा। तो यहाँ पे नोट क्या करना है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण उनका श्रांति काल कम हो जाता है, और श्रांति काल कम होने से उस चालक का प्रतिरोध
बढ़ जाता है। तो इस तरीके से चौथा वाला पॉइंट किस पे निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। और ताप बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ने से श्रांति काल का मान कम होता है। और अगर श्रांति काल का मान कम होगा तो इस रिलेशन से जो है वहाँ पे उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये अभी हम लोगों ने किस तरीके से प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बनते हैं, 4 प्रकार के कारक होते हैं, अच्छे से हम लोगों ने समझे। तो आप इनको अच्छे से नोट करें और इन फार्मूले से इनकी प्रैक्टिस करें। आप लोगों को याद नहीं करना है, सबसे पहले ये ओम के नियम से जो फार्मूला बनता है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। इसमें एम और ई जो होती है नियत राशियाँ होती है, मतलब इनका मान चेंज नहीं होता है। वैल्यू किनकी चेंज होती है, इनकी चेंज होती है। चालक की लंबाई कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, उसकी मोटाई हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब उसकी प्रकृति चेंज हो सकती है। ऐसे किससे लास्ट में जो टाउ जो होता है श्रांति काल, मतलब उनका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग हम लोग कम ज़्यादा करवा सकते हैं। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उनका वेग बढ़ेगा, मतलब श्रांति काल का मान कम होगा, तो वहाँ से प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें।